पानी बर्फ जैसा ठंडा था। रात का अंधेरा इतना घना कि सामने सिर्फ काली परछाई दिखे। उसी अंधेरे समंदर के बीचों बीच एक अकेला आदमी अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उलटी हुई नाव को कसकर पकड़े हुए था। वही उसकी आखिरी जीने की उम्मीद थी। 22 घंटे तक समुद्र में नाव को पकड़े पकड़े निक के पास अब लड़ने की ताकत तक नहीं बची थी। उसके तीनों दोस्त समुद्र में गायब हो चुके थे। उनकी कोई खबर नहीं थी। 4 दोस्त एक दिन पहले हंसते हुए मछली पकड़ने निकले थे, लेकिन अब निक एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके मौत का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नाव के पास से एक रेस्क्यू शिप गुजरी। निक ने आंखें बंद कर ली थीं। उसे लगा शायद यह भी उसका भ्रम है, क्योंकि 22 घंटे तक समुद्र में रहने की वजह से ऐसा हो रहा था। लेकिन कुछ सेकंड बाद रेस्क्यू को खबर मिली कि समुद्र में एक आदमी जिंदा मिला है। सवाल सिर्फ इतना था कि अगर निक जिंदा है तो उसके बाकी 3 दोस्त कहाँ हैं? और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 4 लोगों की एक छोटी सी फिशिंग ट्रिप उनकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक सर्वाइवल बन गई। कहानी की शुरुआत सुबह करीब 5 बजे होती है। 4 दोस्त एक मरीना पर पहुंचते हैं। इनका नाम है निक, विल, कोरी और मार्कस। इन चारों ने वीकेंड पर खुले समुद्र में मछली पकड़ने जाने का प्लान बनाया था। बाकी तीनों के लिए यह एक नॉर्मल ट्रिप थी, लेकिन विल पहली बार खुले समुद्र में जाने वाला था। इसी वजह से उसके मन में थोड़ी घबराहट थी। वह पूछता है कि क्या समुद्र में बहुत ज्यादा लहरें रहेंगी? मार्कस हंसते हुए कहता है कि हल्की लहरें तो रहेंगी ही, लेकिन उसी के साथ वह एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर विल तुरंत कंफ्यूज हो जाता है। वह बताता है उस तरफ एक बड़ा तूफान आने वाला था। विल तुरंत पूछता है कि अगर तूफान आने वाला है तो वे समुद्र में जा ही क्यों रहे हैं? मार्कस उसे समझाता है कि उसने तूफान की टाइमिंग देख ली है। उसके हिसाब से वे दोपहर तक मछली पकड़कर शाम होने से पहले वापस लौट आएंगे, यानी तूफान आने से पहले वे किनारे पर होंगे। यह सुनकर विल को थोड़ी राहत मिलती है। इसी बीच कोरी एक पोली बैग निकालता है और सभी से अपने फोन उसमें रखने को कहता है, क्योंकि समुद्र का नमक इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब कर सकता था और कुछ मील दूर जाने के बाद वैसे भी फोन में सिग्नल नहीं मिलने वाला था। चारों अपने फोन बैग में रख देते हैं। विल फिर भी पूछता है कि नाव में रेडियो तो है ना? मार्कस बताता है कि रेडियो मौजूद है और जरूरत पड़ने पर उसी से मदद मांगी जाएगी। नाव समुद्र की तरफ बढ़ने लगती है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहता है। चारों दोस्त म्यूजिक सुनते हुए समुद्र का मजा लेते हैं। चारों तरफ सिर्फ नीला पानी दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक बिल्कुल सामान्य और आरामदायक फिशिंग ट्रिप होने वाली है। लेकिन इसी वक्त जमीन पर मौसम एक्सपर्ट लगातार तूफान की चेतावनी दे रहे थे। हवा तेज होने लगी थी और मौसम तेजी से बदल रहा था। निक की माँ ने भी मौसम की खबर देख ली थी। उसे तुरंत चिंता हुई और उसने अपने बेटे को फोन किया। फोन कुछ देर बजा और फिर वॉइसमेल पर चला गया। उसे नहीं पता था कि निक का फोन समुद्र में जाने से पहले ही पोली बैग के अंदर बंद हो चुका है। उसने सिर्फ इतना मैसेज छोड़ा कि उसने तूफान की खबर देखी है और वह जानना चाहती है कि निक को इसकी जानकारी है या नहीं, लेकिन यह मैसेज कभी सुना नहीं जाने वाला था। दूसरी तरफ चारों दोस्त अपनी दुनिया में मस्त थे। कुछ देर बाद वे फिशिंग स्पॉट पर पहुंच गए। निक ने पानी में कांटा डाला और थोड़ी देर में एक बड़ी मछली भी पकड़ ली। सब खुश थे, लेकिन तभी मार्कस ने कहा कि उन्हें और गहरे पानी में जाना चाहिए। वहाँ ज्यादा मछलियाँ मिल सकती थीं। चारों ने नाव उसी दिशा में मोड़ दी। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ी, लहरें ऊंची होने लगी। निक की तबीयत खराब होने लगी और उसे सी सिकनेस महसूस होने लगी। वह नाव के किनारे बैठकर खुद को संभालने लगा। आखिरकार वे मार्कस के बताए फिशिंग स्पॉट पर पहुंच गए। अब एंकर डालने की तैयारी होने लगी। मार्कस ने सबको चेतावनी दी कि रस्सी ढीली मत छोड़ना और एंकर को धीरे धीरे नीचे उतारना। पिछली बार एक छोटी सी गलती की वजह से उनका एंकर खो गया था, लेकिन इस बार समस्या सिर्फ एंकर खोने की नहीं थी। एंकर पानी में नीचे चला गया। दोपहर का समय हो चुका था। तभी आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। हवा अचानक तेज हो गई। समुद्र की लहरें पहले से ज्यादा उग्र होने लगीं। मार्कस ने बिना देर किए फैसला किया कि अब उन्हें वापस लौटना चाहिए, लेकिन जैसे ही कोरी ने एंकर को ऊपर खींचने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि एंकर कहीं बुरी तरह अटक गया है। उसने मार्कस को बताया। चारों ने मिलकर रस्सी खींची, लेकिन एंकर अपनी जगह से हिला तक नहीं। असल में
वह समुद्र के नीचे एक पत्थर में बुरी तरह फंस चुका था। मार्कस ने फैसला किया कि एंकर को नाव की ताकत से खींचकर बाहर निकालेंगे। उसने इंजन स्टार्ट किया और बाकी तीनों को मजबूती से पकड़कर रहने को कहा। अगर रस्सी अचानक छूटी तो नाव जोर से उछल सकती थी। मार्कस ने धीरे धीरे एक्सीलरेटर बढ़ाया। इंजन चलने लगा, लेकिन समुद्र के नीचे पत्थर में फंसा एंकर नाव को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। इसके बजाय नाव का अगला हिस्सा ऊपर उठने लगा और पिछला हिस्सा पानी में नीचे धंसने लगा। चारों रेलिंग पकड़कर खुद को संभाल रहे थे। नाव खतरनाक एंगल पर झुक चुकी थी। सबकी नजर पीछे बंधी रस्सी पर थी। किसी ने सामने नहीं देखा और तभी सामने समुद्र में एक विशाल लहर उठी। चानोही ने जब उसकी तरफ देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वह लहर पूरी ताकत से नाव से टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी नाव हवा में उछलकर उलट गई। चारों दोस्त अलग अलग दिशाओं में पानी में जा गिरे। कुछ सेकंड तक उन्हें कुछ समझ नहीं आया। चारों अंधेरे पानी के बीच हाथ पैर मारते हुए एक दूसरे का नाम पुकारने लगे। सबसे जरूरी बात यह थी कि चारों की आवाजें एक दूसरे तक पहुंच रही थीं, यानी फिलहाल सभी जिंदा थे। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई थी। उनकी उलटी हुई नाव अब उनके लिए समुद्र में आखिरी सहारा थी। अगर वह नाव भी डूब जाती तो उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मार्कस ने सभी को उसके पास इकट्ठा होने को कहा। चारों ने मिलकर नाव को सीधा करने की कोशिश की। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन नाव अपनी जगह से हिली तक नहीं। तभी विल को एक बात याद आई। एंकर की रस्सी अभी भी नाव से जुड़ी हुई थी। शायद वही रस्सी नाव को नीचे खींच रही थी। अगर किसी तरह उसे काट दिया जाए तो शायद नाव हल्की हो जाए, लेकिन उनके पास चाकू नहीं था। कुछ सेकंड सोचने के बाद विल खुद पानी में उतरने का फैसला करता है। वह नाव के नीचे जाता है और इंजन के प्रोपेलर के पास किसी तरह एंकर की रस्सी काट देता है, लेकिन रस्सी कटने के बाद भी नाव सीधी नहीं होती। अब मौसम हर मिनट और खतरनाक होता जा रहा था। समुद्र की लहरें ऊंची हो रही थीं और हवा की रफ्तार बढ़ रही थी। जमीन पर मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा था कि तूफान अब और खतरनाक होने वाला है, लेकिन समुद्र के बीच फंसे इन 4 लोगों तक यह चेतावनी पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था। उधर निक की गर्लफ्रेंड भी लगातार फोन कर रही थी। वह भी वही तूफान की चेतावनी देख चुकी थी, लेकिन फोन नहीं उठ रहा था। उसने वॉइसमेल पर मैसेज छोड़ा कि मौसम बहुत खराब होने वाला है और उसे उम्मीद है कि चारों वापस लौट रहे होंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस वक्त वह अपने फोन पर निक के जवाब का इंतजार कर रही थी, उसी वक्त निक और उसके 3 दोस्त उलटी हुई नाव के ऊपर अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे। नाव पलटने के करीब 5 घंटे बाद चारों समझ चुके थे कि इसे सीधा करना लगभग नामुमकिन है। हर कोशिश के साथ उनकी ताकत खत्म हो रही थी और इस बर्फ जैसे ठंडे पानी में ताकत ही उनकी जिंदगी थी। अब उन्हें नाव के अंदर से काम की चीजें निकालनी थीं। मार्कस ने बताया कि नाव में एक कूलर है जिसमें खाना और पानी हो सकता है। विल ने लाइफ जैकेट के बारे में पूछा। मार्कस ने बताया कि वे केबिन के अंदर स्टोरेज में रखी हैं, लेकिन जैसे ही विल केबिन खोलने की बात करता है, मार्कस उसे रोक देता है। अगर केबिन खोला गया तो उसके अंदर पानी तेजी से भर सकता है और पूरी नाव और जल्दी डूब सकती है। अब उनके सामने एक खतरनाक फैसला था। क्या नाव को वैसे ही तैरने दिया जाए और लाइफ जैकेट के बिना समुद्र में रहने की कोशिश की जाए, या फिर केबिन खोलकर लाइफ जैकेट निकाल ली जाए और नाव के जल्दी डूबने का खतरा उठाया जाए। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि नाव वैसे भी धीरे धीरे डूब रही है। अगर लाइफ जैकेट मिल जाए तो शायद उनके बचने की संभावना बढ़ सकती है। मार्कस खुद नीचे जाने का फैसला करता है। उसने मोटे कपड़े पहने थे, इसलिए पानी के अंदर जाना मुश्किल था। उसने अपनी शर्ट उतारी और बिना समय गंवाए अंधेरे पानी में उतर गया। ऊपर बाकी तीनों सिर्फ इंतजार कर सकते थे। कुछ सेकंड बाद उन्हें महसूस हुआ कि नाव और नीचे जा रही है। तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्हें डर था कि कहीं केबिन खुलते ही पूरी नाव पानी के अंदर न चली जाए। लेकिन तभी मार्कस पानी से बाहर आया। उसके हाथ में एक लाइफ जैकेट थी। तीनों ने राहत की सांस ली। मार्कस दोबारा पानी में गया और इस बार 2 और लाइफ जैकेट लेकर वापस आया। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद वह तीसरी बार नीचे गया। जब वह वापस ऊपर आया तो उसके हाथ में सिर्फ लाइफ जैकेट नहीं थी, उसके हाथ में फ्लेयर गन थी। अब पहली बार उनके पास समुद्र में अपनी मौजूदगी का संकेत देने का कोई वास्तविक तरीका था। अगर कोई जहाज आसपास से गुजरता तो फ्लेयर की लाल रोशनी उन्हें दिखाई दे सकती थी। लेकिन एक और चीज की जरूरत थी, पानी। केबिन के अंदर करीब 15 बोतलें पानी की बची थीं। अगर वे पानी बाहर निकाल पाते तो उनके जिंदा रहने की संभावना बढ़ सकती थी। इस बार कोरी नीचे जाने के लिए तैयार हुआ। उसने हिम्मत जुटाई और पानी के अंदर उतर गया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह वापस आ गया। उसने कहा कि नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक दूर से एक तेज आवाज सुनाई दी। चारों चुप हो गए। वह आवाज बिजली की नहीं थी, वह जहाज का हॉर्न था। चारों ने एक साथ उस दिशा में देखा। धुंध और बारिश के बीच दूर एक जहाज दिखाई दे रहा था। अचानक उनके अंदर नई जान आ गई। वे पूरी ताकत से चिल्लाने लगे, हाथ हिलाने लगे। मार्कस ने फ्लेयर गन उठाई और लाल रोशनी आसमान में छोड़ दी। चारों उम्मीद से जहाज की तरफ देखते रहे। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, अब
कोई उन्हें देख लेगा, अब वे बच जाएंगे। लेकिन जहाज उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। हॉर्न की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और उनके सामने उनकी सबसे बड़ी उम्मीद भी समुद्र में खो गई। कुछ पल पहले तक उनके अंदर जो उम्मीद जगी थी वह फिर से टूट चुकी थी। तभी निक को अपने बैग की याद आई। उसके बैग में फोन था। अगर किसी तरह वह बैग वापस मिल जाए तो शायद वे किसी को कॉल कर सकते थे। एक छोटी सी उम्मीद ने चारों को फिर से हिम्मत दे दिया। उधर पावला और निक की माँ लगातार फोन पर एक दूसरे से बात कर रही थीं। दोनों परेशान थी क्योंकि किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। आखिरकार उन्होंने पुलिस को कॉल करने का फैसला किया। दूसरी तरफ निक ने फिर से खुद को तैयार किया और पानी में उतर गया। ठंडे समंदर के अंदर डुबकी लगाकर उसने आखिरकार अपना बैग ढूंढ लिया और उसे बाहर ले आया। तीनों के चेहरे पर खुशी लौट आई। उन्हें लगा कि शायद अब बचने का रास्ता मिल गया है। उन्होंने जल्दी से फोन निकाले और कॉल करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर कोई सिग्नल नहीं था। निक का गुस्सा फूट पड़ा। यहाँ उनका फोन सिर्फ एक बेकार डिब्बा बन चुका था। मार्कस ने तुरंत कहा कि फोन बंद कर दो। अगर अभी सिग्नल नहीं है तो बैटरी बचानी होगी। हो सकता है बाद में कहीं सिग्नल मिल जाए। उन्हें नहीं पता था कि उसी वक्त जमीन पर उनके लिए मदद की तलाश शुरू हो चुकी थी। पुलिस को रिपोर्ट मिल गई थी। मरीना में एक पिकअप ट्रक मिला था और उसके पीछे लगा बोट ट्रेलर खाली था। अब सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया, लेकिन उसके बारे में समंदर में फंसे चारों को नहीं पता था। रात और गहरी होती जा रही थी, ठंड बढ़ रही थी और मार्कस की हालत भी लगातार बिगड़ रही थी। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था, दांत किटकिटा रहे थे और बोलना तक मुश्किल हो गया था। वह बार बार कह रहा था कि उसे बहुत ठंड लग रही है। निक ने उसे समझाया कि फिलहाल ठंड महसूस होना बुरा संकेत नहीं है। इसका मतलब था कि उसका शरीर अभी भी खुद को गर्म रखने के लिए लड़ रहा है। असली खतरा तब आएगा जब उसे ठंड महसूस होना ही बंद हो जाए, क्योंकि उस वक्त शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक गिर चुका होगा और दिमाग भी गलत संकेत देने लगेगा। तभी कोरी की नजर आसमान और समंदर पर गई। बारिश रुक चुकी थी। निक ने कहा शायद भगवान ने उनकी सुन ली है, लेकिन अगले ही पल दूर से एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। चारों चुप हो गए। यह बिजली की आवाज नहीं थी। आवाज लगातार तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज पानी को चीरती हुई उनकी तरफ बढ़ रही हो। कुछ ही सेकंड में वह आवाज इतनी पास आ गई कि उनको सोचने का भी समय नहीं बचा। तभी अंधेरे में एक बहुत बड़ी लहर उठी। वह किसी दीवार की तरह उनकी तरफ बढ़ी और पूरी ताकत से नाव से टकरा गई। चारों अलग अलग दिशाओं में उछलकर पानी में जा गिरे। एक पल में सब कुछ उलट गया। हर कोई अंधेरे में हाथ पैर मार रहा था और उस नाव को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वही नाव अब उनकी जिंदगी और मौत के बीच आखिरी सहारा थी। तभी विल ने चिल्लाकर कहा कि उसे नाव दिखाई दे रही है। निक ने बिना समय गवाए उसी दिशा में तैरना शुरू कर दिया। आखिरकार चारों किसी तरह फिर नाव तक पहुंच गए और एक दूसरे के पास इकट्ठा हो गए। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही एक और मुसीबत सामने आ गई। विल दर्द से कराह उठा। उसकी टांग किसी चीज से कट गई थी और वहां से खून बह रहा था। इससे पहले कि वे उसकी चोट देख पाते, एक और बड़ी लहर उनके ऊपर टूट पड़ी। उधर जमीन पर अधिकारी क्रूस अभी भी हालात को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे अब तक पक्का सबूत नहीं मिली थी, लेकिन बंदरगाह पर मिली खाली बोट ट्रेलर वाली गाड़ी से पता लगाने की सोची। लेकिन अगर वे सच में समंदर में फंसे थे तो उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल होने वाला था। क्रूस ने मौसम की जानकारी देखी। तूफान दोपहर से ही अंदर की तरफ बढ़ रहा था। तापमान लगातार गिर रहा था और ऐसे पानी में गिरने के बाद किसी इंसान के पास जिंदा रहने के लिए बहुत कम समय होता है। लेकिन उस वक्त उन्हें यह नहीं पता था कि समंदर के अंधेरे में चार लोग अभी भी अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल अब यह था कि क्या कोस्ट गार्ड उन्हें उस वक्त तक ढूंढ पाएगा जब तक बहुत देर न हो जाए। क्रूस ने तुरंत अलर्ट जारी किया। सभी को फ्रीक्वेंसी मॉनिटर करने को कहा गया। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ समंदर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। बड़ी बड़ी लहरें बार बार नाव से टकराती और चारों को पानी में गिरा देती। फिर वे किसी तरह तैरकर वापस नाव तक पहुंचते, लेकिन हर बार जब वे पानी में गिरते उनकी थोड़ी और ताकत खत्म हो जाती और हर बार नाव पर चढ़ना पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाता। तभी किसी ने नीचे की तरफ देखकर चिल्लाया कि वहां कुछ बहुत बड़ा है। एक पल में चारों के अंदर डर फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे नाव के नीचे कोई विशाल चीज घूम रही हो। लेकिन उस वक्त उनके पास यह सोचने का भी समय नहीं था कि नीचे आखिर क्या है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ही थी। मार्क्विस की हालत तेजी से खराब हो रही थी। उसकी आवाज बेहद कमजोर हो चुकी थी और निक बार बार उसका नाम पुकार रहा था। आखिरकार मार्क्विस ने टूटती आवाज में कहा कि उसे अपने अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जैसे उसका शरीर अंदर की तरफ खींच रहा हो, जैसे धीरे धीरे उसके शरीर का कंट्रोल उसके हाथ से निकल रहा हो। उसकी ताकत खत्म होती जा रही थी। निक उसे रोका और कहा कि ऐसी हार मानने वाली बातें मत करो, उन्हें डटे रहना होगा। लेकिन मार्क्विस अब जैसे मौत को स्वीकार करने लगा था। उसने कहा कि अगर उसे यहीं मरना है तो शायद यही उसकी किस्मत है। उसने मार्क्विस को झकझोरकर होश में लाने की कोशिश की, लेकिन मार्क्विस की आंखों में सिर्फ मौत दिख रही थी। तभी किसी ने घबराकर पूछा कि आखिर उसे हो क्या रहा है। निक ने कहा मार्क्विस के शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक गिर चुका था। उसका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था और अब ठंड उसके दिमाग पर भी असर डाल
रही थी। अब उनके पास एक ही रास्ता था, मार्क्विस को गर्म रखना। चारों एक दूसरे के करीब आ गए और उसे बीच में लेकर अपने शरीर की बची हुई गर्मी उसे देने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी शरीर का गर्मी भी तेजी से खत्म हो रही थी। रात लंबी थी, तूफान लगातार जारी था और उनकी हिम्मत कमजोर पड़ रही थी। मार्क्विस सबसे पहले उस सीमा तक पहुंच चुका था जहां से वापस लौटना मुश्किल हो सकता था, लेकिन बाकी तीनों जानते थे कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। इसलिए चारों अंधेरे और ठंडे पानी के बीच एक दूसरे से चिपके रहे। उन्हें नहीं पता था कि सुबह देखने को मिलेगी भी या नहीं। उन्हें यह भी नहीं पता था कि बचाव दल उन्हें ढूंढ पाएगा या नहीं। इस वक्त उनके पास सिर्फ एक चीज थी, उम्मीद। और जब तक सांस चल रही थी वे लड़ रहे थे। उधर जमीन पर पावला ने फिर निक को मैसेज किया। उसने बताया कि उसे बहुत चिंता हो रही है और पार्किंग में मार्क्विस का ट्रक ही अकेला खड़ा मिला है। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद चारों दोस्त कहीं बैठकर शराब पी रहे हों और उनके फोन बंद हो गए हों। निक की माँ भी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। दोनों औरतें एक दूसरे को दिलासा देती रहीं, जबकि अंदर ही अंदर उन्हें लगने लगा था कि शायद कुछ बहुत बुरा हो चुका है। और समंदर में उसी वक्त हालात और तेजी से बिगड़ रहे थे। विल मार्क्विस को लगातार होश में रखने की कोशिश कर रहा था। इधर रेस्क्यू मिशन चालू था जिसमें हर मिनट की कीमत थी। क्रूज ने तुरंत स्थिति को समझते हुए विमान और हेलीकॉप्टर तुरंत रवाना कर दिए, लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता था कि चारों लोग समुद्र के किस हिस्से में हैं। इसलिए रेबेका से जीपीएस रिकॉर्ड मंगवाया गया। शायद उसमें उनके मछली पकड़ने वाले इलाके की आखिरी लोकेशन सेव हो। लेकिन उसी वक्त समुद्र में फिर बारिश शुरू हो गई। चारों के लिए यह एक और मुसीबत थी। फिर अचानक निक के दिमाग में एक बात आई। उसने तुरंत मार्क्विस से कहा कि मुंह खोलो और बारिश का पानी पियो। इतनी भयानक ठंड में पानी पीना शायद मामूली बात लगती थी, लेकिन इस वक्त उनके लिए बारिश की हर बूंद जरूरी थी। तभी निक ने महसूस किया कि कोरी का दिल बहुत तेज धड़क रहा है। निक समझ गया कि यह भी हाइपोथर्मिया का असर था। ऊपर आसमान में रेस्क्यू विमान उन्हें ढूंढ रहे थे। पायलट ने रेडियो पर बताया कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। विजिबिलिटी लगभग शून्य थी। तूफानी लहरें, बारिश और अंधेरा मिलकर समुद्र को एक काली दीवार में बदल चुके थे। ऐसे हालात में किसी छोटी सी नाव को ढूंढना लगभग अंधेरे में काली सुई ढूंढने जैसा था। और हर मिनट की देरी का मतलब था कि नीचे मौजूद किसी इंसान की जिंदगी और कम हो रही थी। लेकिन समुद्र में फंसे चारों को इस खोज की कोई खबर नहीं थी। उन्हें सिर्फ अंधेरा महसूस हो रहा था, ठंड महसूस हो रही थी और ये डर कि शायद कोई उन्हें ढूंढने नहीं आ रहा। मार्क्विस लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था। उसकी सांसें कमजोर पड़ रही थीं। कोरी का मानसिक संतुलन भी धीरे धीरे टूट रहा था। विल की चोट काफी देर से खारे पानी में भीग रही थी और अब उसमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ चुका था। इन सब के बीच सिर्फ निक खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच यह था कि उसकी ताकत भी तेजी से खत्म हो रही थी। अब उसके पास शरीर की ताकत लगभग नहीं बची थी। उसके पास सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति थी। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई, हम कभी हार नहीं मानते। निक ने खुद से कहा कि उसे टिके रहना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बाकी तीनों के लिए भी, क्योंकि अगर उसने भी आंखें बंद कर लीं तो शायद फिर कभी नहीं खुलेंगी। उसी समय जमीन पर जीपीएस मिल गया। उसे तुरंत चालू किया गया। अब बचाव दल के पास समुद्र की लोकेशन थी। रेस्क्यू विमानों को उसी दिशा में भेज दिया गया। शायद अब उन्हें ढूंढना आसान हो जाए। लेकिन समुद्र में वक्त किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। मार्क्विस और कोरी दोनों की हालत और खराब हो चुकी थी। तभी कोरी ने कहा कि उसे बहुत गर्मी लग रही है। तभी एक और बड़ा लहर आया और मार्कस को बहा कर ले गया। लाइफ जैकेट फिसल गई। वह समुद्र में डूब गया। निक ने उसका नाम पुकारा। विल उसे ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोरी डर के मारे चीखने लगा। अब 4 लोगों में से 3 बचे थे। तभी उन्होंने प्लेन की आवाज सुनी। निक और विल जोर जोर से चिल्लाने लगे। निक ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उसे पागलों की तरह लहराने लगे ताकि कोई उन्हें देख ले। प्लेन में बैठे एक आदमी ने कहा कि उसे कोई हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। दूरबीन और नाइट विमान से उस दिशा में देखा गया, लेकिन जांच में सामने आया कि वह सिर्फ बिजली की चमक का पानी में रोशनी था। मौसम और खराब था। उन्हें प्लेन की ऊपर लेना पड़ा। प्लेन को वापस मोड़ देने का आदेश दिया गया। नीचे समुद्र में निक विल चिल्लाते रह गए। प्लेन की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। उम्मीद आई और फिर लौट गई। क्रूज वालों को कॉल करना पड़ा और रेबेका को बताना पड़ा कि मौसम खराब के कारण सर्च ऑपरेशन रोकनी पड़ी है। तूफान शांत होने के बाद दोबारा कोशिश की जाएगी। सुबह होने लगी। समुद्र में अब सिर्फ निक और विल दिखाई दे रहे थे। कोरी गायब हो चुका था। निक उसका नाम लेता रहा। कोई जवाब नहीं आया। कल तक 4 दोस्त हंसते हुए निकले थे, अब सिर्फ 2 बचे हैं। तभी निक ने पानी के नीचे एक साया देखा। वो शार्क था। वे घबराकर नाव पर चढ़ गया। वो शार्क इनके आसपास ही घूम रही थी। इनका डर बढ़ता जा रहा था। जमीन पर सुबह हो चुकी थी। कप्तान क्रूज ने एक बड़े रेस्क्यू जहाज को भी रवाना दिया।
उन्हें बताया गया कि एक छोटी नाव की तलाश करना है जिसमें 4 लोग लापता हैं और यह भी हो सकता है कि नाव पलट गई हो, इसलिए पानी की सतह पर अपनी नजरें टिकाए रखें। इधर उजाला होने लगा था लेकिन ठंड कम नहीं हुई थी। उनके शरीर जवाब दे रहा था, शरीर कांप रहे हैं, हर सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। विल की हालत भी खराब थी। दोनों को समझ आ चुका था कि अगर जल्दी मदद नहीं आई तो ज्यादा देर टिकना मुश्किल होगा। आसमान साफ होने लगा था लेकिन वे नहीं जानते थे कि कोई उन्हें ढूंढ रहा है या नहीं। बस इतना जानते थे कि वे सांस ले रहे हैं और जब तक सांस चल रही है तब तक लड़ाई खत्म नहीं हुई। तभी एक बड़ी लहर आती है और दोनों को पानी के अंदर पटक देती है। वह फिर से ऊपर आते हैं। दोनों खुद को नाव से बांध लेते हैं। अब चाहे लहरें कितनी भी तेज हों, वह अलग नहीं होंगे, लेकिन अगर नाव डूब गई तो दोनों भी उसके साथ नीचे चले जाएंगे। समुद्र में दोनों बार बार लहरों से नीचे गिरते और फिर नाव पर चढ़ते हैं। वह बुरी तरह टूट चुके थे। तभी अचानक उन्हें जहाज की आवाज सुनाई देती है। दोनों हाथ हिलाते हैं। विल कहता है, अब दिन का समय है, वह हमें जरूर देख लेंगे। लेकिन विमान बिना कोई प्रतिक्रिया दिए आगे चला जाता है और वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। दोनों निराश हो जाते हैं। अब 30 घंटे समुद्र में हो गया था। निक देखता है कि विल शांत हो गया है। वो पूछता है, तू ठीक है ना? विल कहता है कि वह बस सोच रहा है, अगर उसकी मौत हो गई तो लोग को क्या कहोगे? क्या मेरी लाश कभी मिलेगी भी या नहीं? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। निक समझ जाता है यह हाइपोथर्मिया का आखिरी स्टेज है। जब इंसान को बहुत ठंड की जगह गर्मी होने लगे तो इसका मतलब मौत बहुत करीब है। तभी एक और लहर आती है। विल को पानी में बहा कर ले जाती है लेकिन निक रस्सी पकड़कर उसे वापस खींच लेता है। विल बेहोश हो चुका था। फिर से एक लहर आती है। इस बार विल खो जाता है और समुद्र में गायब हो जाता है। निक जोर जोर से विल को पुकारता है लेकिन उसे सिर्फ समुद्र की आवाज सुनाई दे रहा था। अब सिर्फ निक अकेला बचा था। वो गुस्से में आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है, गालियां देने लगता है, अपने अंदर का सारा गुस्सा बाहर निकाल देता है। उसके दिमाग में उसके पिता की बात गूंजती है, हारने वालों में कभी शामिल मत होना। लेकिन इस पल निक को समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले ही क्यों लड़ रहा है। उसके सारे दोस्त मर चुके थे, वो ही अकेला समुद्र में था। रेस्क्यू शायद नहीं आने वाला था। वो हिम्मत करता है कि उसे जिंदा रहना होगा ताकि वह उनकी कहानी दुनिया को बता सके कि उन्होंने आखिरी सांस तक कितनी बहादुरी से जिंदा रहने की लड़ाई लड़ी। निक नाव को कसकर पकड़े हुए था। वह अकेले ही अपनी जिंदगी जीने की लड़ाई जारी रखता है। इधर जमीन पर अधिकारी और सबको आदेश आता है कि सर्च ऑपरेशन खत्म किया जाए और सब वापस लौट आए क्योंकि अब रात हो चुकी थी। लेकिन कुछ लोग आपस में कहते हैं कि बस कुछ मिनट और खोज लेते हैं। वह एक आखिरी कोशिश करना चाहते थे। समुद्र में निक अब पूरी तरीके से थक चुका है। समुद्र की आवाज उसके चारों तरफ गूंज रही है। उसे समुद्र में भटके हुए 22 घंटे हो चुके थे। वो उनके साथ बिताए हुए पल देखता है कि एक दिन पहले वे सभी कितने खुश थे। फिर निक एक फैसला करता है। वह उस रस्सी को खोलने लगता है जो नाव से बांध रखा था। धीरे धीरे गांठ खोल देता है। अब वो आजाद था। निक नाव पर लेट जाता है। नीचे नाव, ऊपर नीला आसमान। आंखें बंद कर लेता है। अब वो शायद मान चुका था कि मदद अब कभी नहीं आने वाली। उसकी सांसें धीमी होने लगती हैं। शरीर ढीला पड़ने लगता है। वो सोचता है अब बस सो जाऊं और सब खत्म हो जाए। लेकिन ठीक उसी समय एक रेस्क्यू बोट वहां से गुजरती है। वो उसे देख लेते हैं। निक ने आंखें बंद कर दी थी। अब उसने लड़ना छोड़ दिया था। ये खबर कैप्टन क्रूज दिया जाता है। अब कैप्टन उस जगह हेलीकॉप्टर भेजता है। सभी हेलीकॉप्टर उस लोकेशन पर जाएं। हेलीकॉप्टर निक के पास आ जाता है। निक हेलीकॉप्टर देखता है लेकिन इसे भी भ्रम समझ लेता है। कैप्टन क्रूज पूछता है, क्या वो जिंदा है? तब जवाब आता है, वह जिंदा है। तब कैप्टन पूछता है कि बाकी 3 कहाँ हैं? इधर से आवाज आता उन्हें सिर्फ एक ही मिला है। कैप्टन कहता है कि सर्च जारी रहनी चाहिए, उन्हें बाकी तीनों को भी ढूंढना है। निक को ऊपर खींच लिया जाता है। सर्च कई दिन तक जारी रहती है लेकिन मार्कस, कोरी और विल कभी नहीं मिले। समुद्र ने उन्हें अपने अंदर ले लिया था और इसी के साथ कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।